पवन जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पवन जी। सेकंड मॉक है आपका आज? जी सर। सर 9 को इनकी अच्छा। इंटरव्यू है। अच्छा, इसी 9 को है सर? हाँ जी सर। चलिए। नॉलेज में नॉलेज। इंजीनियरिंग आपके रहा है फील्ड, जी सर। ग्रेजुएशन। ये बताइए, सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? सर जब पॉलिटिक्स में जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके कंसर्न्स को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जब पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जाता है तो उसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर वोटिंग पैटर्न की बात करें तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग का काफी ध्यान रखा जाता है। अच्छा, प्रशासन में भी होती है क्या सोशल इंजीनियरिंग? जी सर बिल्कुल, प्रशासन में भी सोशल इंजीनियरिंग है। बताइए कुछ, कैसे होती है? जी सर। कोई भी इशू होगा तो उसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स रहेंगे, तो उसमें कई सारे कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन भी रहेगा। तो हर एक कम्युनिटी के सोचने का जो नजरिया है, उस इश्यू को देखने का नजरिया है, बिल्कुल अलग हो सकता है। उस केस में जो प्रशासक है उसको सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए और अपना डिसीजन लेना है, और जो जो भी प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना अच्छा, आप भी यही करेंगे जो आप बता रहे हैं? है। जी सर बिल्कुल। अच्छा, क्या फायदे सर होंगे इसके? सर सबका साथ सबका विकास जो कॉन्सेप्ट है उसको सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। और सर इसका फायदा ये होगा कि जो जो भी डिसीजन होगा सर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी जो ज्यादा होगी। इस वजह से उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाएगा, और जो उसका समाज में फ्रिक्शन नहीं होगा, समाज में सोशल हार्मनी बन पाएगी। और जो भी डिसीजन मेकिंग होंगे उसके जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव होंगे और लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट रहेंगे। अच्छा, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और होती है? सॉरी सर, मैं इससे अवगत नहीं हूँ। अच्छा, राजस्थान में कोई डिपार्टमेंट है क्या ऐसा? जी सर। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है क्या राजस्थान में? सॉरी सर, मैं अवगत नहीं हूँ। अच्छा। सर्च इंजन कौन सा यूज करते हैं आप? सर गूगल क्रोम ही यूज करते हैं, क्रोम सर्च। अच्छा, याहू के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर याहू इससे पहले पॉपुलर हुआ करता था। उसके बाद में जो गूगल आया उसके बाद में उसकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं रही, क्योंकि गूगल गूगल ज़्यादा यूजर फ्रेंडली था। और उसमें उसने बाद में याहू को ही गूगल ने परचेज कर लिया, और उसको गूगल ने क्रोम को ज़्यादा प्रमोट किया, जिसकी वजह से वो उतना पॉपुलर रहा नहीं। आपने कभी याहू यूज किया है क्या? नो सर, मैंने कभी यूज नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यूजर फ्रेंडली नहीं है याहू? सर थोड़ा बहुत आइडिया है, बहुत ज़्यादा तो उतना नहीं है। अच्छा, लोगों से सुना है जो पढ़ा है आपने। चलिए। आपकी हॉबी है वॉचिंग मूवीज। जी सर। कौन सी मूवी देखी आखिरी बार? सर लास्ट मूवी जो मैंने देखी थी वो थी रात अकेली है, जो जी। क्राइम थ्रिलर। रात अकेली है सर, जो अच्छा। एक क्राइम क्राइम थ्रिलर थी, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी तिग्मा स्टूडियो स्टारर मूवी थी। अच्छा, जी सर। ये बताइए, एक नई फिल्म सिटी प्रस्तावित है भारत में कहीं? जी जी सर। कहाँ पर है? सर वो उत्तर प्रदेश में बनाने की वो है, और वो लखनऊ कानपुर कहीं यहाँ बनाने की, एग्जैक्ट सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, क्या कारण है कि इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं? सर प्रयास बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि जो जो बॉलीवुड है, जिसको हिंदी सिनेमा का कह सकते हैं, गढ़ कह सकते हैं, वो मुंबई में बेस्ड है। और सर वहाँ पे जो महंगाई है, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब काफ़ी कुछ महंगे हो चुके हैं। और साथ में अगर सर अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो भले ही वो डेवलप्ड रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होने से, और जो अदर स्टेट्स हैं जैसे नदर्न इंडिया में कोई ऐसा फिल्म मेकिंग का कोई बेटर वो नहीं है, तो वहाँ पे अगर डिसेंट्रलाइजेशन होने से ये जो फिल्म मेकिंग है और अच्छी हो सकेगी। यहाँ पे जो आसपास के जो स्टेट्स हैं उनमें जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ज़्यादा वो अपना जो जी। टैलेंट है उसको दिखा पाएंगे। ये तो बात होगी फायदों की। जी। कोई नुकसान होगा क्या? जी सर, नुकसान तो नहीं कह सकते,
कुछ चैलेंजेस जरूर हैं, जैसे कि एक जो फिल्म सिटी पहले भी बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में, जो एनसीआर रीजन में थी, गुरुग्राम के आसपास थी। तो उसमें भी हुआ ये कि जो जो फिल्म सिटी बनती है तो सर उसमें एक कह सकते हैं कि सोशल ओपननेस का माहौल होना चाहिए, जो कई बार नदर इंडिया में इतना देखने को नहीं मिलता है। कास्ट बेस्ड डिवाइड रहते हैं, कुछ एक सोशल हार्मनी बेस्ड भी कुछ हैं, विमेन के उतनी ओपननेस नहीं है। तो इस वजह से वो जो ये सिनेमा है उतना पॉपुलर नहीं हो पाता, उतना उनको शिल्पा जी जो माइक ऑफ करिए। क्या? शिल्पा जी माइक ऑफ करिए। तो सर जो उनको अपनी बात रखने का जिस तरीके से माहौल चाहिए, वो उस माहौल को देना उनके लिए काफी कुछ चैलेंजिंग है। अगर उसको दे पाएंगे तो सर उसके जो बेनिफिट्स रहेंगे वो काफी कुछ अच्छे रहेंगे, लॉन्ग टर्म रहेंगे। इकोनॉमी के बेस पे देखें, एम्प्लॉयमेंट के बेस पे देखें, और समाज में अगर सोशल हार्मनी के बेस पे भी देखें तो ये सबके बहुत अच्छे इम्पैक्ट रहेंगे। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि जो महाराष्ट्र है या मुंबई है, वहां पर रोजगार कम होंगे, तो एक क्षेत्र विशेष में रोजगार कम होना ठीक है क्या? सर रोजगार उतने कम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे वहां से रिप्लेस नहीं हो रहा है सर, वहां तो एज इट इज काम कर ही रहा है। यहाँ पे रोजगार के अवसर ज्यादा सृजन होंगे, क्योंकि जो फिल्म सिटी निर्माण होगा उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रहेंगे, तो फिल्म जी। राजस्थान में कहीं प्रयास हुए हैं क्या कोई फिल्म सिटी के लिए, क्षेत्रीय फिल्म सिटी? सर आई एम नॉट श्योर। चलिए कोई बात नहीं। आपने जो रीजंस बताए एक नई फिल्म सिटी के, उसमें नेपोटिज्म फैक्टर कहाँ असर डाल रहा है? सर नई फिल्म सिटी में नेपोटिज्म एक कंसिडरेशन बिल्कुल हो सकता है कि जो भी वहाँ पे लैंड अलॉटमेंट हो या फिर रिसोर्सेज अलॉटमेंट हो, उसमें तो जो नेपोटिज्म है उसकी वजह से जो फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाएगा। साथ में जो पॉपुलर डायरेक्टर्स हैं या फिर उनको तो इसमें मौका मिल जाएगा, जो उनकी एक पहचान है, लेकिन जो नए उभरते हुए प्लेयर्स हैं, नए उभरते हुए सिनेमा के जो प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको इतना मौका नहीं मिल पाएगा। उसमें नेपोटिज्म का थोड़ा सा कंसिडरेशन रखना चाहिए। ठीक। ये बताइए, जो भारत में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका यूज बंद कर देना चाहिए क्या? सर मेरी राय इसमें ये है कि कम नहीं करना चाहिए, उनका साइंटिफिकली यूज करना चाहिए कि हमारी सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है, जो सॉइल हेल्थ कार्ड से पता कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसमें NPK की रिक्वायरमेंट कितनी है उसको कंपोजिशन में उनको यूज करना चाहिए। और साथ साथ में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को पॉपुलर किया जा सकता है तो वो और भी बेहतर रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम शुरू कर दें और फर्टिलाइजर्स का यूज बंद कर दें तो क्या होगा फिर? सर इसमें सस्टेनेबिलिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू ही बढ़ा है। अगर एक साथ हम रिप्लेस करेंगे उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, तो हो सकता है कि जो प्रोडक्शन है वो उतने लेवल तक ना रहे, तो सेल्फ सफिशिएंसी का भी इश्यू हो सकता है। तो हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उनका हम धीरे धीरे यूज कम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पहला तो ये रहेगा कि हमको यूज करना चाहिए वो अपनी सॉइल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना चाहिए, और फसल जो कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट ध्यान में रखकर करना चाहिए। अच्छा, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उन पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी जाती है भारत में, और इसका विरोध भी होता है कई बार, जी है ना? जो अमीर किसान है वो भी इसका लाभ उठाते हैं, और जी हम आयात करते हैं फर्टिलाइजर्स का, उसमें भी बहुत सारा हमें मनी देना पड़ता है इंडिया को। तो इस नजरिए से देखें तो क्या कहना है आपका? सर केमिकल फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट ही करने पड़ते हैं, क्योंकि इंडिया में उसके रिसोर्सेज मोस्टली नहीं है। तो इस सेंस में तो कहा जा सकता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज उतना नहीं करना चाहिए, उनको कम करना चाहिए। और प्रोडक्शन की बात है तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे। सब्सिडीज का कह सकते हैं कि एक नया जो उसमें वो चल रहा है कि किसानों को एक अपफ्रंट सब्सिडी दे दी जाए, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स के तौर पे जो दी जाती है वो भी इंक्लूड रहे, साथ में इलेक्ट्रिसिटी के लिए दी जाती है वो भी इसमें इंक्लूड रहे। इस टाइप से कॉम्प्रिहेंसिव सब्सिडी दी जा सकती है, जो कई स्टेट्स में पॉपुलर भी है। तेलंगाना का मॉडल है सर, उसमें भी है कि पर एकड़ पे, और वो कंप्लीट वो देते हैं, जिससे किसान अपने हिसाब से जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो लैंड है उसका डेवलपमेंट कर सके और साइंटिफिक तरीकों को, मैकेनाइजेशन को अपना सके।
इंडिया में कहाँ कहाँ बनते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, एक दो नाम बता पाएंगे आप? जी जी सर राजस्थान में ही कोटा में है केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो सॉरी सर चंबल फर्टिलाइजर्स नाम से बनता है। अच्छा। जी और सर इंडिया में? मध्य प्रदेश में भी एक तो जगह है, मैं एग्जैक्ट वो जो प्लेस है वो रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, चलिए बताइए, ये इस्लामिक सहयोग संगठन क्या है? जी सर ओआईसी सर तो ओआईसी सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका एक सहयोग संगठन है, जिसमें सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, यूएई, कुवैत, बहरीन ये सब शामिल हैं। और इन्होंने ये सर 90s के, ये सर 80s में बना है, जो अपना एक जो इस्लाम है, इस्लामिक कंट्रीज हैं वो उनका आपस में कोऑपरेशन करने के लिए और साथ में उनका जो कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ये संगठन बनाया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा, अभी सर जी, ओपेक क्या है? ओपेक? सर जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनका एक संगठन है, इसमें लगभग 30 से 35 कंट्रीज हैं। और उसमें सर अभी रसिया और सऊदी अरेबिया के बीच में कुछ विवाद चल रहा था ऑयल प्रोड्यूसिंग को लेकर, तो उस वजह से कुछ न्यूज में भी था। अच्छा, ईरान का जो मुद्दा है अभी, अ, उसमें भारत को कोई नुकसान हो रहा है क्या? जी सर ईरान, भारत को नुकसान, जी, पेट्रोल जो आपूर्ति है पेट्रोलियम जी पदार्थों की, जी उसमें कोई नुकसान हो रहा है क्या भारत को? जी सर बिल्कुल नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो ईरान से ऑयल का इंपोर्ट होता था वो काफी सस्ती रेट पे होता था, जो मार्केट अदर कंट्रीज से अपन जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। दूसरा सर उसमें ये था कि जो पेमेंट होता था वो सर भारतीय करेंसी में ही होता था, तो हमको फॉरेक्स का भी इशू नहीं होता था। और इस तरह से, और साथ में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन था जो और डीपन हो रहा था, वो दोनों देशों के रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे थे। तो इस तरह से ये ओवरऑल नुकसान का विषय था। लेकिन जो काटसा एक्ट था अमेरिका का, और अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगा रखे थे, उस वजह से ये भारत को फॉलो करना पड़ा, तो हमको वहां से इम्पोर्ट काफी कुछ कम करना पड़ा। ठीक है, धन्यवाद। जी जी ललित सर। जी सर। जी उपाध्याय सर। हाँ जी, पवन शर्मा जी, जी सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने बी इलेक्ट्रिक में किया है, इलेक्ट्रिकल्स में, जी सर। और अभी कहीं सर्विस नहीं कर रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल, मैं प्रिपरेशन फेज में हूँ सर। तो अपन शुरुआत यहीं से करते हैं। ये हमारे देश में, विश्व में इलेक्ट्रिक जनरेशन कब शुरू हुआ और किसने आविष्कार किया जी इलेक्ट्रिक जनरेशन का? जी सर, अगर बेसिकली देखा जाए तो सर इसका जो जनरेशन था वो सबसे पहले वोल्टा नाम के, अलेक्जेंड्रा वोल्टा नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिंपल बैटरी बनाई थी जिसको फोटो वोल्टाइक पाइल भी का, वोल्टाइक पाइल भी कहा गया, वहां से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन देखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई उन्होंने तो 1800 ईस्वी में, जी सर। लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेशन, जिसको स्टैटिक जनरेशन कहते हैं, जी सर। बिजली बनानी कब शुरू? सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने की थी सर। नहीं नहीं, आपको ध्यान नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ये जी अपने इलेक्ट्रिक लैंप किसने बनाया? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। इलेक्ट्रिक लैंप, ये तो तीसरी क्लास का बच्चा ही बता देता है। चलिए, इलेक्ट्रिक मोटर सबसे पहले किसने बनाई, एसी मोटर? जी सर, इलेक्ट्रिक मोटर सर सबसे पहले माइकल फेराडे ने बनाई थी सर। आपको ध्यान नहीं है इसका मतलब। और डीसी मोटर किसने बनाई, कब बनाई? इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपको जानकारी नहीं है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जी इसका जी आविष्कार किसने किया? सर ये माइकल फेराडे ने ही किया था सर। हाँ, आपने उल्टा बोल दिया। और चलिए, ये तो आपके बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रिक से संबंधित जी आपसे सर। कुछ सवाल हुए। अभी आप मुझे जी ये सर, मैं बताएंगे इनको कि थोड़ा ब्रशअप कर हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है हमारे देश का? जी सर, हाँ शुभम ज्वाइन सॉरी करो। सर, मत को फॉलो किया जाता है।
अभी इनके हाँ बाद जी 10-15 मिनट बाद। हेलो हेलो सर राष्ट्रीय पंचांग जो है, जी सर, हाँ, कौन सा पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग, और कब घोषित किया गया? सर शक संवत को फॉलो किया जाता है राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर, और सर एग्जैक्टली तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, गेस कर सकता हूँ सर। हाँ बताइए। सर वो आजादी के बाद ही जब संविधान बना था, तभी ये जो भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत सारी नेशनल फ्लैग और ये सब अडॉप्ट किया गया था, तभी सर जो पंचांग था उसको शक संवत घोषित किया गया था सर। आपने गैस किया, वो ठीक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अपने जो मैं भारतीय check कर- पंचांग है उसका आधार क्या है? व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल बेसिस ऑफ आवर पंचांग, इंडियन सर कैलेंडर? सर वो चंद्र की जो है उसकी बताइए। हेलो। सर चंद्रमा के जो, जी जी सर, आवाज आ रही है? हाँ हेलो हाँ, सर, आ रही है। चंद्रमा के जो मूवमेंट हो रहा है, जी सर, चंद्रमा के मूवमेंट के आधार पे उसका जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का मूवमेंट है उसके आधार पे इसकी बनाया गया है सर। पंचांग के निर्माण में सूर्य का कोई रोल नहीं है? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सर, सॉरी सर। यू मस्ट नो अबाउट दिस। ठीक है। जी जी सर। अच्छा, ईसवी सन बहुत प्रयोग में है, वर्षों से हम इसी को मानते आ रहे हैं हम। ठीक जी है। ये कौन से वर्ष में, ईसा के जन्म के कौन से वर्ष में लागू किया गया, प्रारंभ किया गया? ईसवी सर सन। सर एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहते हैं? सॉरी सर। ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं इसको, नहीं मालूम? चलिए कोई बात नहीं। आप क्या मुझे बता पाएंगे कि वेदों के कितने भाग होते हैं? 4 वेद होते हैं। जी वेदों के कितने भाग होते हैं? सर, वेदांग के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं सर? नहीं, वेदांग अलग चीज है, षड वेदांग होते हैं, वो अलग चीज है। वेदों के भाग। सॉरी सर, मैं आरण्यक किसे कहते हैं? आरण्यक। सर अरण्यक जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट था वो उसमें अरण्यक में बताया गया है, जो ऋषि मुनि अरण्य में बैठ के अपने जो शिष्य थे उनको एक्सप्लेन किया करते थे वेदों के बारे में, वो अरण्यक में बताया। अरण्य का क्या मतलब है? सर अरण्य का मतलब सर वन या जंगल रहता है। चलिए, आप ये बताएंगे मुझे कि भारत में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती थी, जी उनका विकास क्रम बता सकते हैं? सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। इसका मतलब ये होता है लाल भाई, शुरू में तो जी सर, मैं कोशिश प्राकृतिक करता वस्तु की पूजा हूँ। होती थी। जी बिल्कुल सर, मैं कोशिश करता हूँ। पहली स्टेज ये थी। हाँ, जी उसके बाद जी सर, जो सबसे पहले वैदिक एज था सर, उसमें जो नेचुरल फोर्सेस थे उनको ही देवता मान लिया गया, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर हो गया था। उसमें इंद्र था सर, और उसमें अग्नि था देवता, और वरुण भी था। इसके बाद में सर, देता हूँ नाम मत बताइए। जी जी सर, उसके बाद में सर लेटर वैदिक एज में नए देवता उभर के आए, जो पुराने जिस तरह से जो देवता थे उनका अस्तित्व खत्म हो गया, कम हो गया उनका प्रभाव, और नए देवता आ गए जो प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, इस टाइप से आ गए। उसके बाद में सर और इन शॉर्ट, जी सर। पहले प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण हुआ, फिर जी प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण हुआ। जी इस तरह से बताओ आप क्रमशः। सॉरी सर, मैं इतना फिर प्राकृतिक, फिर देवताओं का आध्यात्मिकरण हुआ। चलिए कोई बात नहीं। क्या आप मुझे बताएंगे कि वर्ण व्यवस्था, एक ही घर में 3 वर्ण की व्यवस्था थी? वेदों में, ऋग्वेद में ऐसा कोई उदाहरण मिलता है कि घर में 3 वर्ण, एक ही घर में 3 वर्ण का कोई उदाहरण याद सर है? उदाहरण तो सर, होगा आपने? सॉरी सर, उदाहरण तो याद नहीं है। नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था रिजिड थी या नहीं लिबरल थी, लचीली थी या कठोर थी? सर, वैदिक जो एज था सर, उसमें ऋग्वैदिक एज में वर्ण व्यवस्था लचीली थी, और जो प्रोफेशन अपनाते थे, वो जो जो भी पेशा अपनाते थे उसके आधार पर रहता था, वो हेरिडिटरी नहीं थी सर।
लेकिन लेटर वैदिक एज में और उसके बाद के एज में सर ये रिजिड होती चली गई, उसमें बहुत सारी कुरीतियां आ गई और वो फिक्स हो गया और हेरिडेटरी बन गया। वेरी गुड। ये जो जी पूर्व मध्यकालीन भारत में बाहर के कुछ विदेशी जातियां भारत पर आक्रमण करने आई थी, जी उनमें से के नाम बता सकते हैं? सर इसे रिपीट करेंगे, कौन से काल में? पूर्व मध्यकालीन भारत में कुछ बाहर की विदेशी जातियां भारत पर आक्रमण करने आई थी। पोस्ट मॉडर्न पीरियड कह लीजिए, नहीं पोस्ट मॉडर्न तो नहीं, पोस्ट गुप्ता पीरियड में। जी सर पोस्ट गुप्ता पीरियड में शक भी आए थे सर, कुषाण भी आए थे और उसके बाद में हूण भी आए थे सर। वो तो पहले ही आ गए थे सर। हूणों का निर्माण, हूणों का आगमन पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद होता है सर। कोई हूण राजा का नाम याद है आपको? सॉरी सर, याद चलिए एक दो सवाल भारत के स्वतंत्रता से संबंधित। जी स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सर सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा क्यों हुई थी? जी सर जो काकोरी कांड था। वेरी गुड, वेरी गुड। आखिरी सवाल मेरा, जी 1878 में एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बना था। जी सर। ठीक है ना? जी ये क्या पूरे भारत में लागू हुआ था? सर लॉर्ड लिटन लेके आए थे और तो मैंने तारीख बता दी आपको, 1878 में हुआ था, लिटन का समय। जी क्या ये पूरे भारत में लागू हुआ था? सर मैं श्योर नहीं हूँ। चलो इसकी जगह दूसरा सवाल, लास्ट। जी स्वतंत्र भारत के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जी सर जो उत्तर सर उत्तर प्रदेश का कुछ था, मैं एग्जैक्टली इस नाम याद नहीं कर पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं था। ओके, थैंक यू। पवन जी। जी कहाँ से हो आप पवन जी? जी सर मैं भरतपुर से हूँ। ओके, चलिए कुछ इंडिया करंट के क्वेश्चन पूछते हैं। जी अटल टनल क्या है? सर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे रोहतंग पास से होती हुई ये लद्दाख रीजन में, लेह लद्दाख रीजन में बनाई गई है। और ये जो दौलत बेग ओल्डी एक पॉइंट है, वहां तक जो इसकी जो पहले रास्ता घूम के जाता था वो अब सीधा रास्ता बन गया है इस टनल के थ्रू। और ये वर्ष मतलब स्टार्ट रहेगा, चालू रहेगा, तो इस वजह से काफी कुछ आसानी रहेगी जो फोर्सेज है उनको मूवमेंट कराने में। कितने किलोमीटर का डिफरेंस आ गया? सर मैं एग्जैक्टली सर। ओके ओके ओके। अच्छा, ये इसकी जो नींव है वो कब रखी गई थी? सॉरी सर, श्योर नहीं। ओके, अच्छा 2+2 समझौता हुआ है, क्या है ये? जी सर 2+2 जो एग्रीमेंट है, 2+2 समिट होती है सर, उसमें शुरुआत में तो सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल लेवल पे होता है। उसके बाद में सर इसका जो नेक्स्ट वो होता है, इसमें 2 सीनियर मिनिस्टर्स रहते हैं, वो कोई 2 कंट्रीज के, वो आपस में चर्चा करते हैं और अपने इश्यूज को आपस में शेयर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सर इसमें फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, साथ में उनके डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं। ये 2+2 डायलॉग सर भारत और यूएसए के बीच में हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, इस तरह से कई कंट्रीज के बीच में। हाल ही में कौन सा हुआ? सर लेटेस्ट जो हुआ था वो सर 2+2 यूएसए के साथ में हुआ था सर। ओके, क्या है मुख्य तथ्य, क्या है उसके? सर जो इसमें बेका एग्रीमेंट था वो साइन हुआ था सर, बेसिक एक्सचेंज ऑफ सर फुल फॉर्म में याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो ये जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स थे उनमें सबसे लास्ट था। और इसकी वजह से जो दोनों देशों की इंटर ऑपरेबिलिटी है कम्युनिकेशन सिस्टम्स की, वो काफी कुछ बढ़ गई है और इससे दोनों में म्यूचुअल ट्रस्ट भी बहुत बढ़ा है। और जी सर, बेका के साथ में, इस एग्रीमेंट के साथ में इंडो पैसिफिक पे भी बात हुई है। इंडिया और जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है उनको फ्री
और एक एक्सेसिबल टू ऑल के लिए इसमें बात की गई थी। ओके, और जी ठीक है। अच्छा, अभी एक रोशनी घोटाला चर्चा में है, बता सकते हैं क्या है जी सर, रिपीट करेंगे सर? घोटाला? सर सुना ही नहीं आ नहीं सुना आपने रोशनी घोटाला? जी सर, रोशनी घोटाला सुना, बिल्कुल सर। जी बताएं। सर जम्मू कश्मीर में 90s में और उसके बाद में फिर ये इसमें कई अमेंडमेंट्स आए, तो सर इसमें हुआ ये था कि जो वहाँ पे अनऑक्युपाइड लैंड थी उसको कुछ एक जो जिन्होंने उनको पोजेशन में ले लिया था, तो गवर्नमेंट ने ये किया था कि उनको लैंड होल्डिंग के राइट्स दे दिए थे। ओके, तो वहाँ उनको कुछ नॉमिनल अमाउंट पे ये इशू किया गए थे, जो लैंड होल्डिंग राइट्स थे, तो उनसे फिर उन जो नॉमिनल अमाउंट इकट्ठा किया गया, उससे फिर इन्होंने जो प्लान किया था कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वो डिजाइन किए वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, और साथ जिससे कि जो एरिया है उसमें रोशनी आ जाएगी, लाइट आ जाएगी, तो इस वजह से इसको रोशनी एक्ट कहा गया। गुड, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि समन्वय क्या होता है? समन्वय जी सर, समन्वय मेरे हिसाब से सर जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है और उनके बीच में आपस में सहयोग करना है, वो समन्वय है। अच्छा, तो फिर संचार क्या होगा फिर? सर संचार बातचीत करना है, समन्वय उस बातचीत के माध्यम से और आपस में सहयोग बनाना और आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट है, कंसर्न है, वो आपस में शेयर करके उनको दूर करना, ये समन्वय स्थापित करना। ओके, समन्वय और संचार का आपसी संबंध क्या है? सर जो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन है उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए संचार बहुत ही जरूरी है। ओके, समन्वय के मार्ग में क्या बाधाएं आती हैं? सर समन्वय के मार्ग में यही है कि अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा सर, तो जो हो सकता है उसमें जो मैसेज है वो डिटोरिएट हो जाए या फिर वो उतना इफेक्टिवली सामने वाले को समझ में ना आए, तो उस केस में सर जो मूल भावना है, मूल अर्थ है, उसका दूसरा मतलब भी निकाला जा सकता है। इस वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है, समन्वय स्थापित करने में दिक्कत आ सकती है। ओके, ये अफवाह का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था? जी सर, रिपीट करेंगे सर? आहुआ जी का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था? सर वहाँ के जो ठाकुर थे वो कुशाल सिंह, उन्होंने जो क्रांतिकारी थे उनको काफी सहयोग किया, और उन्होंने जो नसीराबाद जो छावनी में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने विद्रोह करने के बाद उनको शरण भी दी थी और उनको सहयोग भी दिया था। इस वजह से उनको जो वहाँ के स्थानीय राजा थे उनसे युद्ध भी करना पड़ा था। एक प्रमुख युद्ध बताइए जो उन्होंने लड़ा हो। सॉरी सर, एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा। ओके, अच्छा, राजस्थान में धार्मिक सहिष्णुता के स्थल के बारे में बताएं। जी सर, धार्मिक सहिष्णुता का सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल है राजस्थान में, वो अजमेर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम समान रूप से और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और कोई जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके ओके, अच्छा, ढाई दिन के झोंपड़े के बारे में बता सकते हो? जी सर, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में ही है, और इसको जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने बनवाया था। कंफर्म हो? सर अभी तो इतना ही चलो, जी ये सर। कि जब आप भरतपुर से जयपुर आते हैं तो किस एच को यूज करते हैं? सॉरी सर, भरतपुर से जयपुर आते समय जी कौन से नेशनल हाईवे को? जी सर, ये नेशनल हाईवे नंबर 21 है जो आगरा से बीकानेर तक जाता है। ओके, अच्छा, भरतपुर जिलों को स्पर्श करता है? भरतपुर सर 4 सर स्टेट्स पूछा या डिस्ट्रिक्ट्स? डिस्ट्रिक्ट।
जी सर, भरतपुर सर राजस्थान की 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो धौलपुर, करौली और दौसा, अलवर, 4 राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 2 उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मथुरा और आगरा, उनको स्पर्श करता है। और हाल ही में एक पर्यटन नीति आई है, आप बता सकते हैं इसके बारे में? सॉरी सर, मैं अभी उससे अवगत नहीं हूँ। ओके, आपका 11 को इंटरव्यू है आपका ओरिजिनल? नहीं सर, 9 दिसंबर। 9 को है, ओके। जी उपाध्याय सर। हाँ, पवन शर्मा जी, जी सर। आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सामान्य भारत के बारे में सामान्य जानकारी, इतिहास की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जिसको रोज उपयोग में लेते हैं हम, ईस्वी सन, और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपका पर्सनालिटी जी सर, मैं बहुत अच्छी है, थोड़ा टर्नआउट को ठीक करें, जी जी, है ना, थोड़ा पहनावा ठीक करें, अपना दाढ़ी वाड़ी और इसको ठीक करें, जी सर, और क्लीन शेव है तो अच्छा है, आपकी इच्छा। बाकी जी सर, कॉन्फिडेंटली उत्तर दें, जी, है ना, आप सही बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली उत्तर दें। और आपके फेस पर इस मॉक में जब इतनी घबराहट नजर आ रही है, तो आप वहां क्या होगा, तो बिल्कुल बिना घबराए पॉजिटिविटी लाएं अपने चेहरे पर, स्माइल लाएं, जी, मुस्कुराते हुए जवाब दें, जी है ना, सर, ये चीजें। अब बाकी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बेटर परफॉर्मेंस है ना, आई विश यू द बेस्ट। जी थोड़ा सर, सा अपने थैंक को यू। ठीक करेंगे, जहाँ कमियां आपको नजर आ रही है उस फील्ड को थोड़ा सा ठीक करें। आयुआ के बारे में दुनिया जानती है आजकल, तो आपने बहुत गलत बताया, नसीराबाद से आयुआ थोड़ी गए थे, ठीक है। जी बाकी सर, मैं तो आपको पता लग गया होगा क्या क्या कहाँ, जी सर, सवाल के जवाब सबको नहीं आते, जी सर, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट। जी, थैंक यू सर। जी पवन जी, जी सर, आपने लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे दिए हैं, संतुलित दिए हैं। जी सर, करंट अफेयर्स की अच्छी जानकारी है आपको, लेकिन अपना जो फील्ड है आपका, जी सर, उसकी बहुत और जानकारी आप ले लें। जी इसके सर, अलावा देखिए, जैसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है एक राजस्थान सरकार में, जी, उसकी जानकारी नहीं थी आपको। जी, तो इस प्रकार की छोटी मोटी जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसमें थोड़ी और सुधार करेंगे आप। जी सर, बाकी टर्नआउट आपका अच्छा है, ये व्यक्तित्व शांत है, जी सर, थोड़ी सी मुस्कान लाइए चेहरे जी सर, पे, जी, तो और घर के आएगा आपका व्यक्तित्व। शुभकामनाएं आपको जी सर, साक्षात्कार थैंक यू। जी सर, जी भाई। जी सर। जी पवन जी, एथिक्स में ठीक थे आपके आंसर, एथिक मैनेजमेंट में, पर थोड़ा और पढ़ने की आवश्यकता है। और जी सर, ये अटल टनल वगैरह जो भी इन दिनों मुद्दे चल रहे हैं, ये आपको आने चाहिए। जी सर, मैं एक बार प्रसव करता हूँ। और इनसे संबंधित कोई अनुच्छेद अगर बनता है, जैसे कश्मीर से संबंधित बनते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। जी सर, बिल्कुल। के अनुच्छेद तो कम से कम होने चाहिए। जी सर, राजस्थान के लोकल लैंग्वेज में, जैसे अभी सॉरी लोकल मुद्दों में, जैसे अभी ट्रैवलिंग का जो पर्यटन नीति आई, आपने उसको पढ़ा नहीं है, तो उसको पढ़ लीजिए अभी हाल जी ही सर, मैं पढ़ लूंगा। जी सर, और जी, बाकी ठीक है। आपका सहिष्णुता के प्रतीक में आप एक बाबा रामदेव का मंदिर बता सकते हैं, रुणेचा धाम, वहां भी हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं, जी तो आप जा सकते हैं। तो 2-3 सोच के रखें इसके लिए। जी सर, बिल्कुल। रोल अच्छा है, आप थोड़ा सा स्माइल रखेंगे फेस पे। जी सर, शब्द चयन आपके ठीक है, भाषा शैली अच्छी है, आप हिंदू हो, ये आपके सकारात्मक पक्ष है जो आपको अच्छे मार्क्स भी दिलवाएंगे। जी जी सर, पार्ट को थोड़ा अच्छा करिए, बी कॉन्फिडेंट, जी, एकदम विश्वास के साथ इंटरव्यू दीजिए। जी सर, जैसा कि उपाध्याय सर ने कहा कि 100 में से 100 किसी को नहीं आते, तो जी, इसके लिए ये सोच के आप निराश नहीं हुए कि मैंने ये क्वेश्चन मैंने सही उत्तर नहीं दिए। जी, आप तो कूल रहें, अपना जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें और अपना बेस्ट परफॉर्म करें। जी सर, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर।